नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी थी? 57। तो पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 3-4 साल तैयारी किए फिर इसके बाद सोचते हैं कि वो अब कर दें। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए? टेस्ट सीरीज सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो डियर, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं आशीष पटेल, जिन्होंने यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम जेई जो करवाया था इस बार, उसमें 44 रैंक हासिल किए हैं। यहाँ पर हम आशीष से ये जानेंगे क्या स्ट्रेटजी थी और क्या इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न के समय किस तरीके से स्टडी किया और कौन कौन से सब्जेक्ट को एकदम फोकस किया जिसमें इन्होंने यूपीएससी जेई में 44 रैंक प्राप्त किए हैं। तो स्वागत है yes, आशीष, कैसा फील कर रहे हो? सर काफ़ी अच्छा। तो क्या आपने कभी सोचा था कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे? सर ऐसे तो सोचा नहीं था, बस वर्क कर रहे थे। ये था कि उम्मीद है अच्छा ही होगा। ओके, जो भी होगा। बिल्कुल। तो यार आप अपना थोड़ा सा स्टडी प्लान या शेड्यूल के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने किया कि यूपीएससी जेई में, चूंकि सीट नंबर ऑफ सीट कितनी थी? 57 में आपकी रैंक 44 थी। यस सर। गुड है, मतलब इंडिया के अंदर यूपीएससी का अलग क्रेज होता है, आप सबको पता है। तो मतलब क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर हमें तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने थे और इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस ही आए थे। 120 क्वेश्चंस थे। 2 आवर्स का टाइम था। 1/3 का नेगेटिव था। तो हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स अपने इम्प्रूव कर रहे थे। कई बार एग्ज़ाम में हम फेलियर भी हुए हैं। अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। तो हमें जो भी एनालिसिस किए उसमें जो भी हमारे वीक एरियाज़ थे उनको हम इम्प्रूव kiए, टाइम टू टाइम उस पर वर्क किए और न्यूमेरिकल पोर्शंस इम्प्रूव किए अलग अलग सब्जेक्ट्स में। जैसे बीएमसी में तो थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो अपने सब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड कर रखा था कि कौन से सब्जेक्ट्स को हमें थ्योरी पोर्शन वाले को अलग, न्यूमेरिकल को अलग। तो उसको हम अपना 6 से 7 घंटे में पूरा डिवाइड कर रखा था पूरे दिन में। तो उसी हिसाब से सर हम उसको तैयार करते थे डेली। ओके। तो यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है जी। डिप्लोमा वाले खासकर बच्चों को, और जो बीटेक वाले होते हैं उनको थ्योरी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मतलब कैसे आप दोनों को मैनेज करते हुए चलें? तो सर न्यूमेरिकल का तो यही है कि एक बार जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें पीवाईक्यूज़ लगाने चाहिए। पीवाईक्यूज़ से जो भी चीज़ें फंस रही हैं उस पर हमें वर्क करना है। जिस भी न्यूमेरिकल में हम फंस रहे हैं उसमें क्यों फंस रहे हैं इस पे ध्यान देना है, उसकी थ्योरी को समझना है। उसके बाद उसको हमें अटेम्प्ट करना है। डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। बिल्कुल। क्योंकि सॉल्यूशन पे जाते ही हमारा दिमाग फिर रिसर्च नहीं कर पाएगा ना उस पर्टिकुलर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। यस, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा या आप भी किए होंगे। जी जी। क्योंकि हम भी ऐसे करते थे पहले, लेकिन जब गलती का एहसास हुआ तो यार सही किए, उसको करेक्शन किए। क्योंकि जब बच्चा बीटेक का डिप्लोमा कर आता है स्टूडेंट, तो करता क्या है, एक तरफ क्वेश्चन खोल लेता है, दूसरे तरफ आंसर। जी सर। तो उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। ऐसा भी होता है ना? यस। क्वेश्चन देखता अच्छा इसका बी पार्ट ऐसे करते हैं, लेकिन उससे पता क्या है, आपका माइंड बहुत डेवलप नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर जहां तक आपके दिमाग को डेवलप करना चाहता है वहां तक नहीं हो पाएगा। और एग्जाम में क्या होगा, आप सोच ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा भी अगर टर्न कर दिया क्वेश्चन में तो गलत हो जाता है। यही होता है ना? बिल्कुल। तो अच्छा एक चीज ये बताइए कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की अगर बात करूं यहाँ पर, तो किस तरीके से बच्चे हैं मैनेज करें कि सारा कुछ याद रहे? बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी बात होती है सर पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलता जाता है। तो उसके लिए सर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि जब भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पीवाईक्यू हम लगाएं। तो पीवाईक्यू लगाने के बाद हम एक शॉर्ट नोट बना लें। ओके। हर एक सब्जेक्ट का। जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें हमें शॉर्ट नोट हमारा ज़्यादा बड़ा रहता नहीं है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम चीज़ें ऐड ऑन करते रहें। और हम टेस्ट सीरीज को एज अ रियल एग्ज़ाम हमें अटेम्प्ट करना चाहिए हमेशा। और टेस्ट सीरीज में हमें जो भी चीज़ें नया सीखने को मिल रहा है या नया कुछ भी दिख रहा है उसको हमें अपने शॉर्ट नोट में ऐड करते रहना है। और हमें शॉर्ट नोट का प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। और वीकेंड पे या 15 दिन पे, मंथ में 2 बार हमें अपने लॉन्ग नोट्स का भी प्रॉपर रिवीजन करना है 1-2 बार। और शॉर्ट नोट को हमें कंटिन्यू करना है। जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करें तो हमें शॉर्ट नोट को पूरा एक बार रिवीजन होना चाहिए हर बार। तो इससे क्या होता है कि जब एग्ज़ाम के नज़दीक रहते हैं हम, तो उस टाइम दिमाग में क्या आता है कि हम क्या क्या कर लें। क्योंकि इतने बड़े बड़े नोट्स होते हैं और इस सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ रिवाइज करना बहुत मुश्किल है सर एंड टाइम पे। तो वही शॉर्ट नोट ही होता है जिसको हम रिवाइज करके खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि चलो हमारा तैयारी हो गया है, अब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वहाँ एग्ज़ाम में हम अटेम्प्ट कैसे कर पाएंगे ज़्यादा। आपको सबसे पसंद सब्जेक्ट कौन सा, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? सर वैसे तो आरसीसी है
ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है और बीएमसी भी है। बीएमसी भी है, जी तो थ्योरी और इसका दोनों का मिक्स। हाँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जब वो पढ़ाई करते हैं जिसमें जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है उसको तो बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसको नहीं करते। तो सर जिसमें हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है उस पर हमें बार बार ना पढ़ के उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसमें क्या नया आ सकता है उस पर हमें वर्क करना है। और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके पहले तो हमें कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं बिल्डअप करना, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उसमें क्वेश्चंस पे जाएंगे तो सर हम हमेशा फंसेंगे और डिमोटिवेट हो जाएंगे कि फिर उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर हम छोड़ देंगे, गिव अप करने का दिमाग में आएगा बार बार। तो जो भी वीक सब्जेक्ट्स हैं पहले उनको सही से हमें सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करना बिल्कुल, आपने एक बहुत सही पॉइंट रखा है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, जैसे मैं भी जनरली बच्चों से बात होती रहती है यार, वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते और डायरेक्टली पीवाईक्यू या एमसीक्यू में चले जाते हैं। उसके बाद फिर पैनिक कर जाएंगे। हाँ, फिर एकदम पैनिक कर जाते हैं, सर हो नहीं रहा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आशीष से एक पॉइंट तो बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा कि सबसे पहले अगर आप तैयारी करने का मन बना रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपका पहला काम होना चाहिए पूरा का पूरा 1 to all कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जब तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाता तब तक आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट मत करिए। हाँ, थोड़े बहुत करते रहिए, लेकिन जैसे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आप पीवाईक्यू, एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज जो भी आपको करना है कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसके बारे में सोच भी सकते हैं। और अगर आप पहले से स्टार्ट कर देंगे बगैर कॉन्सेप्ट पढ़े तो एक प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है कि 100 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन सही करें, लेकिन उसमें भी आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये क्वेश्चन एकदम फैक्ट है। तो और बच्चों के लिए क्या आपके लिए राय है, आपका बच्चों के लिए क्या राय है कि किस तरीके से पढ़ाई करें कि सिलेक्शन हो जाए, कितने घंटे ज़रूरी है? सर अगर कोचिंग के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 to 5 या 5 to 6 आवर्स, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 7 to 8 आवर्स। तो उन्हें सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में अपना सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम जा रहे हैं तो सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं किस टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएँ। बिल्कुल सही बात है। तो सिलेबस कवर होना चाहिए, पीवाईक्यू लगनी चाहिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी सही तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए। ये 3 सबसे मेन चीज़ हैं। अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लिया जाए और शॉर्ट नोट बना के उसको प्रॉपर रिवाइज किया जाए तो सर कहीं ना कहीं हमें। अच्छा, इस जर्नी के दौरान कई बार आप डिमोटिवेट भी हुए हो जी, तो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किए या किस तरीके से अपने आप में एनर्जी रखें कि यार एनर्जेटिक रहना है, मुझे पढ़ाई करना है, ये कैसे? सर अब आप लोग शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं और वीडियो में भी बताते रहते हैं कि आपको पैनिक नहीं करना है, लगे रहना है। किसी एग्ज़ाम में अगर फेलियरिटी मिल रही है तो हमें उससे सीख के आगे अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो यहीं से हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सर सक्सेस मिलेगी हमें। बिल्कुल मिलेगी। यस सर। तो यहाँ पर आपका स्टडी प्लान के बारे में बात कर लिया गया है, स्टडी प्लान के बाद कितने घंटे पढ़ना है। तो और आप बच्चों को लास्ट टाइम क्या बोलना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 3-4 साल तैयारी किए फिर इसके बाद सोचते हैं कि गिव अप कर दें, क्या ये सही है? अगर सर अगर बच्चा टाइम जा रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको सोचना चाहिए हमें इतना टाइम लग क्यों रहा है, हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो शायद क्या पता 5वें साल में हो ही जाए। अब तक 4 साल से नहीं हुआ, 5वें साल में हो जाए। तो हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग बैकग्राउंड है, अपना अपना अलग स्ट्रगल है। तो कौन किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, किसका सक्सेस कब लिखा है, किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं। यस सर। आजकल तो मैं देखता हूँ कि बच्चे तैयारी करने आते हैं और 3 महीने में बोलने लगते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता और सिलेक्शन नहीं हो रहा। और मेरा तो एक ही मानना होता है कि आपका किसी भी एग्जाम की, आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो या यूपीटीएससी जेई हो, हमारे इंडिया में कोई भी एग्जाम हो तो कम से कम सर थ्योरी पढ़ने के लिए आपको 5 से 6 महीने देना ही होगा। जब आपका पूरा पूरा थ्योरी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा एक एक, फिर इसके बाद आप एग्जाम देना स्टार्ट करिए। यस सर। तो बहुत अच्छा लगा, आप बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। टेस्ट सीरीज एक वर्ड रह गया था, भूल गया था। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए? टेस्ट सीरीज सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट का देखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम विद इन टाइम कैसे कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस पे हमें टाइम नहीं देना है, तो इन सब का पूरा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से ही होता है।
ओके यस सर। तो थैंक यू यार आशीष, आप आए Yes. यार स्टूडियो में, बहुत अच्छा Thank you, लगा। आपने बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताएं। Yes, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोग भी यार तैयार हो जाओ, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आशीष ने भी मेहनत किया था यार, तब सिलेक्शन हुआ। मैं शायद आज तक शायद ही किसी बच्चे का पॉडकास्ट में इंटरव्यू किया हूँ जहाँ पर मुझे कोई ये बताया हो कि मैंने मेहनत नहीं किया। बच्चों मेहनत करना पड़ेगा और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए जुड़े रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट।